नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम अकाउंट में पार्ट 2 आपका जो भाग 2 है अकाउंट में उसका चैप्टर 1 देखेंगे। भाग 1 में जो भी हमने चैप्टर सीखे थे वो आपको चला दिए गए हैं, चैप्टर 1 से लेकर 7 तक। भाग 2 में आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 यानी टोटल 6 चैप्टर आपको भाग 2 में दिए गए हैं अकाउंट पार्ट 2 में। तो आज अकाउंट पार्ट 2 में हम पहला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 1 जो है हमारा शेयर पूंजी के हिसाब। और बोर्ड में इसकी मार्किंग है आपकी 10 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स ये चैप्टर आप 10 मार्क्स पूछा जाएगा बोर्ड की दृष्टि से। तो उसमें से ए सेक्शन में एक एमसीक्यूज आएगा, बी सेक्शन में एक एक वाक्य का उत्तर और 8 नंबर का एक सवाल रहेगा ई सेक्शन में। ये टोटल कुल मिलाकर हो गए 10 मार्क्स। तो ई सेक्शन में अब क्लियर आपका हो जाता है। टोटल 3 क्वेश्चंस आपको पेपर में बोर्ड में पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रवेश का रहेगा 8 नंबर का, एक सवाल निवृत्ति का रहता है और एक है शेयर पूंजी का हिसाब, जो अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो शेयर पूंजी के हिसाब में 8 नंबर का एक सवाल है और वेरी इजी। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम इस चैप्टर में ला सकते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर प्रविष्टि बेस पर है। मतलब आपको प्रविष्टि लिखनी है, रकम आपको कैलकुलेट करके लिखना है बस। कोई खाते बनाने नहीं है कि हमें 5 खाता बनाना है, 6 खाता बनाना है, खाते तैयार करने, एंट्री करनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र आपको प्रविष्टि लिखनी है और टोटल 8 प्रविष्टि या टोटल 11 प्रविष्टि या फिर 12 प्रविष्टि, यानी टोटल मिलाकर 8 से 12 प्रविष्टि आपको लिखनी है और उसके टोटल आपके 8 मार्किंग होगी। ठीक है, लगभग हमें 8 या 11 प्रविष्टि ही लिखनी रहती है और उसके आपके 11 मार्क्स, यानी टोटल ऐसे देखा जाए तो 1-1.5 पेज में आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा और मार्किंग आपकी हो जाएगी। पर हमें प्रविष्टि पता होनी चाहिए कि प्रविष्टि हमें लिखना कैसे है, प्रविष्टि याद होनी चाहिए आपको। और एग्ज़ाम की बात करें हम बोर्ड में, तो कितनी बार प्रविष्टि लिखने के बाद आपको विवरण भी लिखना ज़रूरी नहीं होता है। जो आपको सवाल में दे दिया होता है कि विवरण आवश्यक नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है तो आप विवरण लिखेंगे। और लगभग तो विवरण हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सवाल में दे ही रहा होता है कि विवरण की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको खाली प्रविष्टि लिखनी होती है। तो ये आपका बोर्ड के दृष्टि से पेपर में किस तरह से आपको सॉल्व करना है मैंने बता दिया है। अब शेयर पूंजी के बारे में आप लोग 11वीं में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। बीए में जो आपको धंधा की पूंजी के प्राप्ति स्थान थे, 8वां चैप्टर था आपका बीए में। उसमें आप पढ़कर आए होंगे कि मतलब शेयर पूंजी क्या है, डिबेंचर क्या है, शेयर पूंजी कैसे हम मंगाते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देती हूँ कि शेयर पूंजी है क्या, शेयर क्या है। बाकी तो 11th में इसके बारे में डिटेल में आपको सब चीज़ें दे रखी है। और आजकल के टेक्नोलॉजी ज़माने में सभी को पता होगा कि शेयर क्या है, शेयर पूंजी क्या है। तो कंपनी की स्थापना जब करते हैं हम, छोटा मोटा धंधा अगर हम शुरू कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम पूंजी की ज़रूरत होती है। तो हम इधर उधर से मैनेज कर लेते हैं, इधर उधर से रकम ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। ठीक है, अदर मिलकतों से हम मतलब प्राप्त कर लेते हैं, अदर सोर्सेज से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें एक कंपनी खोलनी है तो कंपनी में काफ़ी रुपए की, काफ़ी वित्त की ज़रूरत होती है। तो जो आम मतलब लोगों के पास पॉसिबल नहीं है कि उतनी मतलब रकम हमारे पास कैश हमारे पास हो, करोड़ों की में बात होती है। तो कंपनी की स्थापना करने के लिए चलो हमने बैंक से लोन ले लिया, हमने हमारी मिलकत डाल दी उसमें, लेकिन फिर भी उतनी पूंजी हो नहीं पाती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो कंपनी की पूंजी है उसको छोटे छोटे स्वरूप में विभाजित कर दिया जाता है, छोटे छोटे स्वरूप में विभाजित कर दिया जाता है। तो ऐसे जो छोटे छोटे स्वरूप होते हैं वित्त के, उसको हम कहते हैं शेयर। और जो इस तरह से पूंजी बनती है उसे हम शेयर पूंजी कहते हैं। मतलब कंपनी की पूंजी को हम क्या कहेंगे, शेयर पूंजी। तो जैसे कंपनी आपको शुरू करनी है तो आप जैसे आपको 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो 1 करोड़ में से अगर आपने 50 लाख का इंतजाम कर लिया है, तो 50 लाख रकम की ज़रूरत है, तो 50 लाख के लिए आप क्या करेंगे, शेयर मार्केट में बाहर प्रकाशित करेंगे, शेयर डालेंगे अपनी कंपनी के। और अपनी कंपनी के शेयर डालने पे आम जनता क्या होगी, प्रभावित होगी, उससे आकर्षित होगी और वो आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेगी। आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेगी, उसके बदले में आप उसको शेयर सर्टिफिकेट देंगे।
वो आपकी कंपनी में सदस्य बनेगी। जितने शेयर उसने खरीदे रहेंगे उतने शेयर के वो सदस्य गिनी जाएगी और आपको उतनी पूंजी प्राप्त होगी और उस पूंजी से आप अपनी कंपनी अच्छे से चला सकते हैं। शेयर सर्टिफिकेट में कुछ बातों का उल्लेख होता है कि जैसे वर्ष के अंत में जब कंपनी का हिसाब होता है तो जो भी प्रॉफिट है उसमें जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोगों ने शेयर खरीदा या पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उन लोगों को डिविडेंड दिया जाता है, यानी लाभ में हिस्सा। कंपनी ने जितना लाभ किया है उनको उनके शेयर के अनुसार लाभ दे दिया जाता है। और जितने वर्ष के बाद शेयर की रकम वापस करनी है, जैसे 5 वर्ष के बाद आपको उनकी रकम लौटा देनी है तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, 5 वर्ष के बाद उनकी रकम लौटा देनी पड़ेगी। तो इस तरह से शेयर और शेयर पूंजी के हिसाब होते हैं। अब इस सवाल में आप लोगों इस चैप्टर में हमें सवाल सीखने हैं। और सवाल में कभी भी आम जनता से जब आप रकम मंगाते हैं तो इकट्ठी रकम कभी भी हम नहीं देते। जैसे हमने बैंक में जैसे हमने लोन ले रखी है तो लोन का हमें हफ्ता चुकाना पड़ता है और हर महीने हमें हफ्ता देना पड़ता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो पूरी की पूरी रकम इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो धीरे करके रकम चुकाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी उन्हें सहूलियत प्रदान करती है। तो 4 चीज़ में हम उनको डिवाइड कर देते हैं। एक तो आवेदन के समय, दूसरा होता है आवंटन के समय, तीसरा होता है प्रथम हफ्ता और यदि ज़रूरत पड़े तो अंतिम हफ्ता भी हम रख सकते हैं। तो आपको बता दें, यदि 1000 रुपये का शेयर है और 1000 शेयर हैं और एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, यानी एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो ये 10 रुपये कंपनी, यानी टोटल कीमत कितनी हो गई? कोई एक व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है, 1000 शेयर खरीदना चाहता है कंपनी का और एक शेयर 10 रुपये का है, तो टोटल कीमत हो गई इसकी 10,000 रुपये। तो वो व्यक्ति 10 के 10,000 पूरा डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करता है। क्या करेगा वो? आवेदन के समय जैसे कंपनी ने 5 रुपये मंगा लिए, आवंटन के समय 2 रुपये मंगा लिए, प्रथम हफ्ता के समय 2 रुपये मंगा लिए और अंतिम हफ्ता के समय 1 रुपये मंगा लिए। इसलिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल ये हो गया 10। मतलब 10 रुपये को अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया है। आवेदन का मतलब ये होता है कि कंपनी जब शेयर प्रकाशित करती है तो आम जनता क्या करती है, उसमें आवेदन करती है, एप्लीकेशन देती है कि हमें आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है, मुझे आपके शेयर खरीदने हैं। तो जो पहले करेगा एप्लीकेशन उसे उसके शेयर मिलेंगे। ठीक है, कितनी बार जैसे बहुत नामी गामी कंपनियां होती हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन मिलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये कंपनी के भाव आगे चल के ऊँचे जाएंगे, यानी शेयर में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। तो आवेदन के समय अगर ज़्यादा आवेदन आता है तो कंपनी क्या करती है, उसको रिटर्न कर देती है, क्योंकि कंपनी के पास भी एक लिमिटेशन होती है। जैसे 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, 50 लाख की ज़रूरत है, एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो कंपनी ने 5 लाख रुपए, 5 लाख शेयर बाहर आम जनता को प्रकाशित किया। 5 लाख शेयर प्रकाशित किए, लेकिन उनको आवेदन कितने के मिल गए? 6 लाख रुपए के। तो कंपनी तो सिर्फ 5 ही लाख का शेयर उसके पास पड़ा हुआ है, तो वो 1 लाख क्या करेगी? रिटर्न कर देगी, यानी जो बाद में आया होगा उसको रिटर्न कर देगी कि भाई आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 लाख के लिए आवेदन है और 5 लाख जो पहले एप्लीकेशन दिया है उनको आप ले लेंगे। और एप्लीकेशन के समय जब जितनी रुपए आप मंगाएंगे उतने, मतलब आवेदन के समय उतना आपको रकम लोगों से लेनी पड़ेगी। जैसे 5 रुपये मंगाया है तो 5 रुपये आपने लिया। फिर आवंटन, जब आवेदन हो गया, आवंटन जब आप सबको शेयर बांटेंगे, मतलब शेयर अलग अलग शेयर सर्टिफिकेट वगैरह दी जाएगी, तब 2 रुपये मंगा लिया तो 2 रुपये दे देंगे। 2 रुपये है शेयर, जैसे 1000 गुणे 2 कर दिया, यहाँ पे 1000 गुणे 5 कर दिया। फिर प्रथम हफ्ता आया तो प्रथम हफ्ता के समय 2 रुपये मंगा लिए, अंतिम हफ्ता के समय 1 रुपये मंगा लिए। इस तरह से आपने अलग अलग करके कीमत मंगाई है। इससे क्या होगा? आम जनता को भी सहूलियत होगी और आपको भी, कंपनी को भी धीरे धीरे रकम मिलेगी। ये टोटल हो गया 10,000 रुपये। तो इस तरह से कंपनी डिवाइड कर देती है, उनकी रकम को छोटे छोटे हफ्तों में डिवाइड कर देती है और हफ्तों में इस तरह से रकम मंगाती है। तो इस सवाल में आपको यही सीखना है, इस चैप्टर में यही सीखना है कि कंपनी किस तरह रकम मंगवाती है
किस तरह उसको अलग अलग हफ्ते में डिवाइड करके लोगों से मंगवाती है। शेयर धारक है, कोई शेयर खरीदता है तो वो कंपनी का सदस्य बन जाता है, जिसे हम शेयर धारक कहते हैं। शेयर धारक ने कितनी बार क्या, हफ्ते की रकम चुकाते भी नहीं है तो उसको बाकी हफ्ता में लिखा जाता है, बाकी हफ्ते से प्रविष्टि की जाती है। और कितनी बार शेयर हफ्ते की रकम नहीं भरते हैं, नहीं भर पाते हैं तो कंपनी शेयर को जब्त भी कर लेती है, फिर जब्त किए हुए शेयर को फिर पुनः प्रकाशित भी करती है। तो ये सब आपको प्रविष्टि इस सवाल में देखनी है और बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप शेयर और शेयर पूंजी के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, प्रविष्टियाँ अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको बता दें कि टोटल 8 प्रविष्टि तो नॉर्मली होती ही है। जैसे आवेदन के समय की 2 प्रविष्टि मान लीजिए, 2 या 3, लेकिन ज़्यादातर 2 में ही एडजस्टमेंट कर देते हैं। और जो तीसरी प्रविष्टि है कंबाइन, जो बैंक मतलब रिटर्न करते हैं हम रकम, जब शेयर रिटर्न करते हैं उसकी प्रविष्टि हम कंबाइन ही कर देते हैं। यानी आवेदन के समय की 2 एंट्री हो गई, आवेदन के समय की 2 एंट्री, प्रथम हफ्ता की 2, अंतिम हफ्ते की 2, इस तरह से टोटल 8 प्रविष्टि हमें मिल जाती है। और अगर जब्ती का सवाल आता है, अगर साथ में जब्ती भी है तो जब्ती की 3 प्रविष्टि, यानी टोटल हमें 11 प्रविष्टि सॉल्व करनी है, 11 प्रविष्टि लिखनी है और रकम हमको कैलकुलेशन करके कीमत प्राप्त करनी है। ठीक है, तो ये तो हुई, मैंने आपको नॉर्मली बेसिक नॉलेज थी, आपको दे दिया कि किस तरह कंपनी हफ्ते वाइज रकम मंगाती है। उसमें कितनी बार ज़्यादा आवेदन आ जाता है तो उसे रिटर्न करना पड़ता है, कितनी बार क्या शेयर धारक हफ्ते की रकम भरता नहीं है या कम भरता है तो भी किस तरह से एंट्री होती है। फिर जब्त कैसे होता है, तो जब्ती की, जब हम जब्ती की सवाल गिनेंगे तब आपको जब्ती किस तरह से की जाती है वो बता दिया जाएगा। अब ये बेसिक नॉलेज है आपके लिए कि किस तरह से रकम हमें लिखनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रविष्टि समझाऊंगी कि प्रविष्टि किस तरह से आपको लिखनी है। और ये प्रविष्टि आपको जो बताई जा रही है उसे ध्यान से आप देख लेंगे, समझ लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, एक बार समझ के याद करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगी। रट्टा मारना है, खाली देख कर रट लेना है तो वो थोड़ा आप लोग को दिक्कत खड़ी होगी, इसलिए समझ के, कोई भी चीज़ समझ के करना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका शेयर पूंजी से संबंधित व्यवहार और उनकी हिसाबी असर है। सबसे पहला है शेयर आवेदन के समय, जो मैंने यहाँ पे बताया कि आवेदन जब होता है तब आवेदन मिलता है डायरेक्ट। जैसे 5 लाख शेयर मैंने आवेदन किया, जैसे मैं कंपनी हूँ, मैंने 5 लाख शेयर आम जनता के लिए प्रकाशित किया, एक शेयर की कीमत 10 रुपये है और मुझे मिल गए टोटल 6 लाख शेयर। तो जितने शेयर मुझे मिलेंगे पहले मैं उसकी प्रविष्टि कर लूँगी, यानी मुझे टोटल 60 लाख रुपए मिले हैं डायरेक्ट। 60 लाख रुपए मिले तो मैं सबसे पहले इसकी एंट्री करूँगी। जब कंपनी को आवेदन के साथ रकम मिले तब, तो पहली ये ध्यान में, दिमाग में रखिएगा, पहली प्रविष्टि यही होगी, इसके अलावा कोई भी प्रविष्टि होती नहीं है। पहली यही पे ध्यान रखना है कि शुरुआत इसी से होती है। बैंक खाते उधार शेयर आवेदन खाते का, पहली एंट्री की शुरुआत यहीं से होती है प्रविष्टि की, बैंक खाते उधार शेयर आवेदन खाते का। ये तो हमें अगर याद हो गया, लेकिन हमने रकम गलत लिखी तो पूरी प्रविष्टि गलत हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि प्रविष्टि के साथ आपको रकम भी राइट लिखनी है। और ये रकम कौन सी लिखी जाती है, जो आवेदन मिलता है, जितने का मिले। अभी मैंने आपको बताया कि 5 लाख रुपए मैंने प्रकाशित किए हैं, लेकिन मुझे आवेदन मिला है 6 लाख का, तो मैं कितने की एंट्री करूंगी? पहली एंट्री होगी आवेदन जितने का मिला है उतने का, मतलब 6 लाख रुपए का आवेदन मिला, 6 लाख शेयर का 10 रुपए के हिसाब से, तो मैं 6 लाख का ही करूंगी। आवेदन के समय जैसे मैंने यहाँ 5 रुपए मंगा लिया, सॉरी 10 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ 30 लाख का मैं यहाँ एंट्री करूंगी। यानी बैंक खाते उधार शेयर आवेदन खाते का मैं यहाँ 30 लाख की एंट्री करूंगी, क्योंकि मुझे इतनी रकम मिली है, अभी कंपनी को इतना मिला है। फिर क्या आता है कि अतिरिक्त शेयर आवेदन की रकम आवेदकों को वापस की जाए, यानी अतिरिक्त मिला है उसे वापस कर देना है। जो आवेदक लास्ट में आए हैं उनको हमें रिटर्न कर देना है। प्रकाशित 5 लाख ही थे, 6 लाख की एंट्री मिली, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए 5 रुपए के हिसाब से रिटर्न करना पड़ेगा, यानी 5 लाख आपको वापस करना पड़ेगा। और वापस करने की एंट्री क्या होती है? शेयर आवेदन खाते उधार बैंक खाते का, मतलब रिवर्स हो जाएगी, उल्टी एंट्री। यहाँ मिला तो हमने बैंक खाते उधार किया, यहाँ जाएगा तो बैंक खाते कहाँ कर देंगे, यानी 5 लाख रुपए आप रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तीसरी एंट्री है स्वीकृत शेयर आवेदन की रकम शेयर पूंजी खाते ली जाए। अब सब कुछ सेट हो गया, आपने
6 लाख में से 1 लाख रिटर्न कर दिया, तो अब आपके पास 5 लाख रुपए बचे हैं। अब ये 5 लाख यानी पाँचम 25 लाख रुपए आप अब अपनी कंपनी के अंदर ले जाएंगे, मतलब शेयर पूंजी खाते ले जाएंगे। तो इसकी प्रविष्टि क्या होती है? शेयर आवेदन खाते उधार, शेयर पूंजी खाते का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 लाख गुणे 5। अब जो एग्जैक्ट आपने शेयर प्रकाशित किए थे और जितने शेयर आपके पास आवेदन मिले हैं, जितना क्लियर सबको बांट दिया है, वो 5 लाख गुणे 5 करके यहाँ 25 लाख की एंट्री हम करेंगे। अब सवाल में हम समय बचाने के लिए ये एंट्रियाँ अलग अलग ना करके हम क्या करते हैं, दोनों एंट्री को कंबाइन कर देते हैं। मतलब यहाँ भी शेयर आवेदन खाते उधार है, यहाँ भी शेयर आवेदन खाते उधार है, यहाँ बैंक खाते का और शेयर पूंजी खाते का, मतलब ये दोनों एंट्रियाँ कंबाइन होती हैं, तब जाके आपकी 2 एंट्री बनती है। अगर जिसको कंबाइन करने आता है वो कंबाइन करेंगे, अगर आपको अलग अलग करना है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन समय हमें एग्ज़ाम में बचाना है, इसीलिए हम कंबाइन एंट्री करने की ही कोशिश करेंगे और करेंगे हम, क्योंकि इतना लिखने में शायद आपका समय भी थोड़ा बहुत जाए। इससे अच्छा है कंबाइन कर लेंगे आप लोग, तो समय थोड़ा कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हुई शेयर आवेदन की बात है। इसके बाद बारी आती है शेयर आवंटन के समय। अब आवंटन के समय आपने 2 रुपये मंगाए हैं, 5 लाख शेयर है। अब ये 6 लाख को ध्यान में नहीं लेना है, 6 लाख में से 1 लाख रिटर्न हो गया, अब सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपके 5 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख रुपए की दर से 2 रुपये है, यानी आपको अब मंगाना है 10 लाख रुपए। तो शेयर आवंटन की रकम मंगाई जाए तब क्या एंट्री होती है? चौथी, शेयर आवंटन खाते उधार शेयर पूंजी खाते का कितने रुपए लिखेंगे आप? 10 लाख रुपए। अब रकम आपको मिलेगी, आवंटन के समय रकम मिले तब क्या एंट्री होती है? बैंक खाते उधार शेयर आवंटन खाते का। अब यहाँ पे हमें वापस 5 लाख मंगाए हमने, 10 लाख मिला भी हमें उतने का उतना, तो हम लिख देंगे। लेकिन कितनी बार क्या होता है, सवाल में ऐसा लिखा होता है कि एक शेयर धारक ने, जिसके पास 2000 थे, उसने आवंटन की रकम नहीं भरी, तो उसे हम क्या लिखेंगे? बैंक खाते उधार या बाकी हफ्ता लिख सकते हैं, बाकी हफ्ता खाते उधार, मतलब वो बाकी हफ्ता खाते उधार किया जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा शेयर आवंटन खाते का। कितनी बार क्या होता है, कोई शेयर धारक आवंटन की रकम नहीं भरता है, जैसे उसके पास 2000 शेयर थे और उसने आवंटन की रकम नहीं भरी, तो 2000 गुणे 2 कर देंगे, 4000 रुपये हमें नहीं मिलेंगे। जब भरा ही नहीं है तो मिलेंगे कहाँ से? तो बाकी हफ्ता खाते उधार कितना हो जाएगा? 4000। और मंगाया कितना था आपने? 10 लाख। तो 10 लाख में से 4000 माइनस कर देंगे तो बैंक खाते आपको कितना मिलेगा? 9,96,000। ये रकम हमें मिलेंगी, खाली 4000 रुपये नहीं मिलेंगे, तो हम उसकी एंट्री करेंगे बाकी हफ्ता खाते उधार। वो भी मैं आपको समझा दे रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि वो भी आपको सवाल में दे रखा है। तो बैंक खाते उधार अगर पूरा का पूरा मिल जाए तो बैंक खाते उधार शेयर आवंटन खाते का पूरे का पूरा 10 लाख की एंट्री कर देंगे। अगर नहीं मिलता है किसी शेयर धारक के पास से, तो बैंक खाते उधार बाकी हफ्ता खाते उधार शेयर आवंटन खाते का, इस तरह से एंट्री हम करेंगे। फिर बाकी बात करें शेयर प्रथम मांग के समय जब रकम मंगाई जाए। देखिए अब शेयर प्रथम मांग के समय मैंने 2 रुपये यहाँ लिखा है, ये जस्ट उदाहरण आपको समझा रहे हैं और साथ में प्रविष्टि भी समझाते जा रहे हैं। प्रथम हफ्ता के समय 2 रुपये मंगाए, सेम एज इट इज जैसे आपने आवंटन में किया है वैसे आपको प्रथम हफ्ता में करना है। शेयर प्रथम मांग खाते उधार शेयर पूंजी खाते का 5 लाख गुणे 2 रुपये, जितना मंगाए उतना आप लिखेंगे 10 लाख रुपए। और फिर लास्ट एंट्री शेयर प्रथम मांग की रकम मिले तब, तो शेयर प्रथम मांग की रकम मिलेगी तो बैंक खाते उधार शेयर प्रथम मांग खाते का। अगर पूरा का पूरा मिल जाता है तो पूरी की पूरी रकम लिखी जाएगी, अगर नहीं मिलता है तो जैसे हमने ऊपर लिखा वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे, बैंक खाते उधार बाकी हफ्ता खाते उधार शेयर आवंटन खाते शेयर प्रथम मांग खाते का। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ बीच में एक बाकी हफ्ता आ जाएगा, अगर मिल जाता है तो कोई बात नहीं। इसी तरह सेम एज इट इज अंतिम हफ्ते की एंट्री भी करेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ प्रथम मांग तक ही आपको एंट्री लिखवाई है, लेकिन अंतिम मांग में भी सेम एज इट इज इस तरह से, अगर होगा तो अंतिम मांग, अगर नहीं हो तो अलग बात है। फिर अंतिम मांग मंगवाएंगे तो फिर यही एंट्री होगी, यहाँ प्रथम की जगह आ जाएगा शेयर अंतिम मांग खाते उधार शेयर पूंजी खाते का, और अंतिम मांग की रकम मिलेगी तो बैंक खाते उधार शेयर अंतिम मांग खाते का। अगर नहीं मिलेगी, कुछ शेयर धारक नहीं भर रहे होंगे, तो बैंक खाते उधार बाकी हफ्ता खाते उधार शेयर अंतिम मांग खाते का। तो ये थी आपकी प्रविष्टि, और इस प्रविष्टि को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।
तो इसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको सवाल बताए जाएंगे। पहले एक नॉर्मल सवाल बता दिया जाएगा जिसमें कोई भी बाकी हफ्ता नहीं होगा, उसके बाद फिर बाकी हफ्ता का सवाल स्टार्ट होगा। तो पहले बेसिक आपको सवाल में है क्या वो बताएंगे, उसके बाद बाकी हफ्ते के सवाल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद प्रीमियम वाले सवाल आएंगे कि प्रीमियम से रकम मंगा रहे हैं तो किस तरह से सवाल प्रविष्टि की जाती है। उसके बाद हम फिर आगे जब्ती वगैरह के सवाल लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा प्रविष्टि वगैरह।